नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। बात करेंगे तमिलनाडु की, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में तमिलनाडु की राजनीति पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। एम.के. स्टालिन जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, हिंदी भाषा और परिसीमन को लेके लगातार मुखर हैं। तो ऐसे में वहाँ की राजनीति में परिवर्तन तो होना है, और ऊपर से मई 2026 में होने वाला है वहां पर विधानसभा चुनाव। तो इस बार भाजपा और एआईएडीएमके कोशिश कर रहे हैं कि सत्ता में अपने आप को स्थापित कर लें। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिस वजह से एआईएडीएमके और भाजपा नजदीक आते हमको दिखाई दे रहे हैं? क्या है इसके पीछे एम.के. स्टालिन की भूमिका? आज करेंगे चर्चा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु। आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, अगर आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा तो दो मुद्दे तमिलनाडु से भारत में गूंज रहे हैं। एक है परिसीमन और एक है हिंदी भाषा। इन दोनों विषयों पर हमने पहले डिटेल में बात की हुई है कि एम.के. स्टालिन की वर्तमान राजनीति इतनी डामाडोल स्थिति में आ गई है कि उनको एक ऐसे मुद्दे की आवश्यकता है जो वहां के सांस्कृतिक सेंटीमेंट को छेड़ दे। अब देखिए, चूंकि परिसीमन से वह वहां के राजनीतिक मुद्दे को उठा रहे हैं, और हिंदी भाषा थोपने वाली बात को लेकर वहां पर वह सांस्कृतिक मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि जो सरकार उनकी 2021 से अभी तक चल रही है, उस सरकार के ऊपर खतरनाक तरीके से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी है। एम.के. स्टैलिन का चेहरा इस समय वहां की राजनीति में कमजोर होता जा रहा है, और डीएमके के लिए चीजें उतनी आसान नहीं है। इस वजह से यहाँ पर उनको चाहिए था बहुत बड़ा मुद्दा, और वह मुद्दा बन के आया है उनके लिए डिलिमिटेशन अर्थात परिसीमन। और फिर रही सही कसर हिंदी भाषा को लेकर वहां पर अपने शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमको पैसा मिलना था, वह पैसा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार चाह रही है कि हम यहाँ पर जबरदस्ती हिंदी पढ़ाएं, और हिंदी थोपने को लेकर हम लगातार यहाँ पर मुखर हैं। अब बात यही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पर तीन भाषा की बात कही गई है, लेकिन तीन भाषा में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हिंदी पढ़ाने की बाध्यता राज्य सरकारों के ऊपर है। और जब तक आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आपको उससे जुड़ा हुआ बजट जो है वह नहीं मिलने वाला है। अब इन दोनों मुद्दों को लेकर लगातार एम.के. स्टैलिन वहां पर अपनी राजनीति करते हमको दिखाई दे रहे हैं। अब चूंकि इस वजह से माहौल तो उनके खिलाफ बना हुआ है, तो फिर सरकार में आने की कोशिश कर रही है एआईएडीएमके। जी हाँ, एक दौर पे यह पार्टी वहां पर सत्ता में हुआ करती थी। जब जयललिता जी हुआ करती थी, उन्होंने इस पार्टी को अपने दम पे खड़ा किया और वहां की सबसे बड़ी नेत्री बनके वह उभरी थी। लेकिन उनके मृत्यु के बाद धीमे धीमे एआईडीएमके वहां की राजनीति से खत्म होने लगी, और उस स्पेस को वापस से कैप्चर कर लिया डीएमके ने। चूंकि डीएमके और कांग्रेस का वहां पर गठबंधन है, और भाजपा और एआईडीएमके एक समय एक गठबंधन का भाग हुआ करते थे। लेकिन 2023 में कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से वहां पर इन दोनों गठबंधन टूट गया। इसके पीछे का मुख्य कारण थे के अन्नामलाई, जो इस समय भाजपा तमिलनाडु के अध्यक्ष हैं। उनकी आक्रामक राजनीति लगातार वहां पर ऐसी चल रही है कि वह भाजपा को अपने दम पर खड़ा करना चाहते हैं। वैसे याद होगा, एक वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा भी था कि जिस तरीके से भाजपा वहां पर अपनी राजनीति कर रही है, आने वाले समय में वह एआईएडीएमके के स्पेस को खाकर मुख्य विपक्षी दल बन जाएगी, कुछ उसी तरीके से जैसे कि बंगाल में हुआ है। बंगाल में दो ही पार्टी हुआ करती थी, टीएमसी और लेफ्ट पार्टीज। लेकिन धीमे धीमे वहां पर टीएमसी ने तो अपना स्पेस बनाए रखा, क्योंकि वहां पर ममता यदि सत्ता में है। लेकिन वहां पर लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को भी साइडलाइन करते हुए भाजपा ने सेकंड पार्टी का वहां पर टैग हासिल कर लिया है, और के अन्नामलाई का यही प्रयास चल रहा है कि वह भाजपा को तमिलनाडु में एटलीस्ट सेकंड नंबर की पार्टी तो बना दे। और जिस तरीके से वह राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति में आक्रामकता आपको दिखाई देगी। अब यहीं से समझिए, उनका एक वक्तव्य बड़ा फेमस हुआ है कि कुछ ऐसी पार्टियां जो हमारे बढ़ते प्रभाव को देखकर हमारी ओर ललायित हैं और प्रयास कर रही हैं कि वह हमसे गठबंधन कर लें। यह सारी बातें कही गई हैं एआईएडीएमके के नेता पलानीस्वामी के लिए, क्योंकि वह कोशिश कर रहे हैं कि भैया हो जाए यहाँ पर गठबंधन भाजपा से, अन्यथा वह सत्ता में नहीं आ पाएंगे। ऐसे में वह प्रयास कर रहे हैं कि अमित शाह से मुलाकात किया जाए, और अमित शाह से मुलाकात के बाद ही गठबंधन का रास्ता यहाँ पर
आगे बढ़ पाएगा। अब बात यह है कि गठबंधन आखिर टूटा क्यों था? इस गठबंधन के टूटने के पीछे का मुख्य कारण थे के अन्नामलाई। जी हाँ, अन्नामलाई लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भाजपा को आगे बढ़ाएं और इसके लिए वह डीएमके, एआईएडीएमके दोनों पर हमलावर हो रहे थे। अगर आपको 2024 का लोकसभा चुनाव याद है, तो इस चुनाव में भाजपा ने जैसी अपने वोट शेयर में बढ़ोतरी की थी, वह अपने आप में आश्चर्यजनक थी। जी हाँ, अगर आप 2019 का लोकसभा चुनाव देखेंगे, तो यहाँ पर भाजपा को मात्र 3% वोट मिले थे। लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, तो यहाँ पर भाजपा के वोट बढ़कर लगभग 11% पहुंच गए थे और कुछ क्षेत्रों में भाजपा ने एआईएडीएमके को साइडलाइन कर दिया। जी हाँ, 39 यहाँ पर लोकसभा सीटें, जिनमें 9 सीटों पर भाजपा सेकंड नंबर पर रही और एआईएडीएमके यहाँ पर थर्ड नंबर पर आ गई। इसमें मुख्य रूप से चेन्नई कुछ एरिया हैं, इसके अलावा कोयंबटूर है और कन्याकुमारी है। यहाँ पर भाजपा लगातार अच्छा करते हमको दिखाई दे रही है और अगर आप एआईएडीएमके के वोट शेयर को देखेंगे, तो यह केवल 1% बढ़ा है, जहां पर भाजपा ने 8% वोट का गेन प्राप्त किया है। एआईएडीएमके केवल 1% वोट यहां पर गेन कर पाई है। तो ऐसे में उनकी राजनीति लगातार खत्म होती जा रही है। वैसे भी जयललिता के बाद कोशिशें बहुत जारी रही, पर एआईएडीएमके वह रसूख नहीं प्राप्त कर पाई, जो कि जयललिता के समय एआईएडीएमके के पास हुआ करता था। अब चूंकि एमके स्टालिन इस समय वहां की राजनीति में अपने आप को सबसे बड़ा नेता मान रहे हैं, उनकी राजनीति चल भी अच्छी रही है, पर जैसा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, अगर वहां पर एआईएडीएमके और भाजपा का गठबंधन नहीं होगा, तो फिर सीधी बात है कि वहां पर एआईएडीएमके और भाजपा कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे और डीएमके वहां पर सत्ता को फिर से स्थापित करने का कारण यह है कि कोई चेहरा नहीं है इस गठबंधन के पास। अलग अलग लड़ेंगे तो इनका वोट शेयर बटेगा और यह सरकार नहीं बना पाएंगे और वहीं पर डीएमके और कांग्रेस मिलकर सरकार बना लेंगे। अब चूंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत बुरे तरीके से यहाँ पर हावी है स्टालिन के ऊपर, कई सारे ऐसे स्टेटमेंट हैं जो यह दर्शा रहे हैं कि वह इस समय काफी घबराए हुए महसूस कर रहे हैं। खासकर हिंदी भाषा के मुद्दे पर जैसा उन्होंने वक्तव्य दिया था, वह साफ बात है कि उनकी राजनीति इस समय साइडलाइन होते हमको दिखाई दे रही है और रही सही कसर उनकी सनातन पे टिप्पणी ने कर दी थी, जब उन्होंने सनातन का कंपैरिजन डेंगू मलेरिया से कर दिया था। याद होगा आपको लोकसभा चुनाव का दौर। तो ऐसे में राजनीति उनकी काफी डावाडोल स्थिति में आ चुकी है और वह कितना भी क्लेम कर ले, पर तमिलनाडु की शिक्षा का स्तर उनके कार्यकाल में काफी नीचे जा चुका है। वह लगातार तमिल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, पर वहां पर तमिल लैंग्वेज को छोड़ने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लगभग 50% आबादी ही वहां पर तमिल शिक्षा ग्रहण कर रही है। एक दौर पर यह संख्या लगभग 90% की हुआ करती थी। तो अब बात यही है कि अन्नामलाई, चूंकि अन्नामलाई को लेकर ही एआईएडीएमके और भाजपा के बीच का गठबंधन टूटा था। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी होगी कि अन्नामलाई इसके खिलाफ नहीं है कि भैया वहां पर हमारा गठबंधन एआईएडीएमके से ना हो, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर यह गठबंधन होगा तभी हम सत्ता में आ पाएंगे, अन्यथा पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। लेकिन वह ये नहीं चाहते कि उनके कद को यहाँ पर नीचे किया जाए और पलानीस्वामी यही कोशिश कर रहे हैं कि के अन्नामलाई के कद को यहाँ पर नीचे किया जाए, उनको थोड़ा सा साइडलाइन भाजपा कर दे तो हमारे लिए गठबंधन बनाना आसान होगा। अब बात यही, क्या भाजपा इसको लेकर रेडी होगी? क्या वह अन्नामलाई के उस जादुई चेहरे को यहाँ पर साइडलाइन करने का प्रयास करेगी? क्योंकि उन्होंने अपने दम पर भाजपा को 3 से 11% की पार्टी बना दिया है और अगर भाजपा उनके नेतृत्व में आगे बढ़ती रहेगी तो वह तमिलनाडु में एक तरीके से सेकंड नंबर की पार्टी बन जाएंगे। पर एमके स्टैलिन की राह आसान नहीं है। गठबंधन अगर हुआ तो माहौल आपको बदलता 2026 के विधानसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। अपने दोस्तों को दीजिए इजाजत, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।